दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन ही होता है, बट ये जो डिफ्यूजन होता है ये पानी का डिफ्यूजन होता है, वाटर का डिफ्यूजन होता है। तो हम देखेंगे ऑस्मोसिस में क्या होता है। वाटर मूव करता है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में, उसको आप डिफ्यूजन बोलते हैं या बेसिकली ऑस्मोसिस बोलते हैं पानी का। ठीक है, पानी का डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस। तो आप क्या समझ रहे हैं? ऑस्मोसिस ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर होता है फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अगर आप देखते हो जैसे आपने कोई एक बीकर ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के दो सेक्शन कर लिए। ये बीच वाला सेक्शन जो है ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आपने यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन रखा जो कि आप देख रहे हो जहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और दूसरा यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा जहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोल्यूट एडेड है, यहाँ पे आप बोलते हैं पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब सोल्यूट एडेड है, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर है मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो आप देखोगे यहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट भी एडेड है। ठीक है, तो आप देखोगे कि पानी का जो मूवमेंट है वो उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी ज्यादा पानी से कम पानी में हो रहा है। ठीक है, उसको आप बोलते हो ऑस्मोसिस, और ये जो हो रहा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, और ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और डेफिनेटली क्योंकि ये बेसिकली हम पैसिव में पढ़ रहे हैं तो ये पैसिव प्रोसेस है, यानी कि एक तरीके से इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैसे इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपने क्या समझा? सबसे पहले ऑस्मोसिस ये वाटर का मूवमेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर हमारे बुक में ये लिखा हुआ है कि वाटर जो है वाटर एंटर करता है रूट हेयर में थ्रू ऑस्मोसिस। तो आप देखते होंगे रूट हेयर का ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में। ठीक है, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पानी जो है वो रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करता है। पूरे रूट में रूट हेयर ही वो स्ट्रक्चर होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है? ऑस्मोसिस से ही एब्जॉर्ब होता है। पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो रूट सेल के अंदर यानी रूट हेयर का ये जो सेल है इसके अंदर ये एपिब्लेमा सेल होता है जो रूट हेयर बनाता है ना। तो एपिब्लेमा सेल के साइटोप्लाज्म में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट यानी पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये जो पूरा का पूरा एक अंदर का मीडियम बनता है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो, जिसमें आप क्या बोल रहे हो? सोल्यूट ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो यानी वाटर कम हो। तो अंदर सोल्यूट ज्यादा वाटर कम। ठीक है, बाहर आप देखते हो बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है मतलब वीक सॉल्यूशन होता है, जहां पे आप बोलते हो ज्यादा वाटर होता है, ज्यादा सॉल्वेंट और बहुत कम सोल्यूट होता है। तो वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यहाँ पे ज्यादा वाटर है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी कहा जा रहा है रूट हेयर के अंदर। हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर रूट हेयर के अंदर जा रहा है, दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन। तो आपने यहाँ पे बुक में ये लिखा है बुक में कि वीक सॉल्यूशन जो है, वीक सॉल्यूशन ये सॉइल में होता है। सॉइल का जो सॉल्यूशन है वो वीक है, रूट हेयर का जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है। वीक सॉल्यूशन का मतलब क्या? कि जिसमें वीक सॉल्यूशन यानी सोल्यूट बहुत कम है। सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं चाय स्ट्रॉन्ग बनाओ, चाय स्ट्रॉन्ग यानी चाय पत्ती ज्यादा डालो, है ना, पानी कम दूध कम। तो हम क्या समझते हैं कि ज्यादा वीक सॉल्यूशन का मतलब बहुत कम सोल्यूट यानी पानी ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो मोर वाटर लेस सोल्यूट। ठीक है, तो ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है, ये जो आपके जस्ट ये रूट के बाहर का ये जो आजू बाजू का राइजोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, राइजोस्फीयर, है ना। तो ये आप क्या बोलते हो? वीक सॉल्यूशन का होता है। और रूट हेयर के अंदर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसी वीक सॉल्यूशन को आप हाइपोटोनिक भी बोलते हो। हाइपो का मतलब लेस, लेस क्या? सोल्यूट। ठीक है, हाइपोटोनिक यानी लेस सोल्यूट। ठीक है, मतलब ज्यादा वाटर। और इसी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को आप हाइपरटोनिक भी बोलते हो। हाइपरटोनिक का मतलब क्या? कि मोर सोल्यूट। हाइपर का मतलब ज्यादा और क्या? सोल्यूट ज्यादा। ठीक है, तो आप बोलते हो वाटर की मूवमेंट वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में होती है, मतलब ज्यादा पानी से कम पानी में होती है, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में होती है। एक बार समझो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर ऑफ वाटर है या मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी वही हो रहा है, रूट हेयर में ऑस्मोसिस होता है। तो बेसिकली बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन पानी का है वो ज्यादा है, अंदर का पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब
वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा, सॉल्यूट कम, ठीक है। मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब यहाँ पे आप अगेन बोल सकते हो, हाइपो का मतलब क्या होता है कि लेस सॉल्यूट, मतलब ज्यादा पानी, ठीक है। ये अब इसके बाद आप क्या बोल रहे हो, वाटर मूव फ्रॉम वीक सॉल्यूशन, यही यहाँ पे बोला है कि वाटर जो है वो वीक सॉल्यूशन से मूव करता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में, यानी हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। समझ में आया? आगे आप जैसे हमने ये देखा था, इसमें हमने क्या बोला कि यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे सॉल्यूट है, तो ये सॉल्यूट है तो ये हाइपरटोनिक हो गया, ये आपका हाइपरटोनिक हो गया, और यहाँ पे कम सॉल्यूट है, ये हाइपोटोनिक हो गया। पानी हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जाता है हमेशा। हमेशा पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाता है, मतलब जहां सोल्यूट होगा वहां जाएगा, जहां ज्यादा सोल्यूट होगा वहां पानी जाएगा, ठीक है। आगे अब हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और हाइपोटोनिक पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तीन टर्मिनोलॉजी हमारे बुक में दी गई है, तो उसको हमें समझना जरूरी है। हाइपोटोनिक मैंने अभी अभी बताया आपको। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें हाइपो बोला है मतलब लेस, लेस क्या, सोल्यूट लेस, पानी नहीं, सोल्यूट लेस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट लेस होता है और पानी ज्यादा होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे मोर सोल्यूट होता है। हाइपर का मतलब मोर और सोल्यूट, ठीक है, टॉनिक यानी सोल्यूट। तो आप बोलोगे हाइपरटोनिक यानी ज्यादा सोल्यूट, मतलब कम वाटर, कम वाटर यानी लेस सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम। हाइपरटोनिक में सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम। हाइपोटोनिक में यहाँ पे आप बोलोगे सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक है। फिर आप बोलोगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में यहाँ पे बैलेंस सिचुएशन होती है, यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, मतलब यहाँ पे सेल के अंदर सेल के बाहर सेम ये होता है कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का सेम है सेल के बाहर, और सराउंडिंग मीडियम में भी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का सेम है। ना तो पानी अंदर से ज्यादा बाहर जाएगा, ना ज्यादा अंदर से बाहर जाएगा, ना बाहर से ज्यादा अंदर आएगा। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट जो होती है वो एक तरीके से जीरो होती है। तो आप क्या समझते हो, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस, ये दो अब टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि वाटर की मूवमेंट जो होती है वो सेल के बाहर होती है, ठीक है। ऑस्मोसिस का एक्सो ऑस्मोसिस बोला है, मतलब सेल के बाहर, पानी सेल के बाहर चला जाता है। सेल के बाहर कब जाएगा पानी, जब सेल के बाहर की कंडीशन कैसी होगी, पानी सेल के बाहर कब जाएगा, जब सेल के बाहर की कंडीशन कैसी होगी, हाइपरटोनिक होगी, और सेल के अंदर की कैसी होगी, हाइपोटोनिक होगी। तो आप बोलोगे ये ब्लू कलर में हाइपोटोनिक के लिए बना रहा हूं, ब्लू कलर किसके लिए बना रहा हूं, हाइपोटोनिक के लिए बना रहा हूं, और रेड कलर किसके लिए बना रहा हूं, हाइपरटोनिक के लिए बना रहा हूं, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो रेड कलर हम हाइपरटोनिक के लिए बना रहे हैं। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे जो सोल्यूट, ये जो बाजू का मीडियम है, आजू बाजू बीकर का जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक है, और जो आपका सेल है वो हाइपोटोनिक है, मतलब इसमें सेल में बहुत ज्यादा पानी है और आजू बाजू के मीडियम में पानी कम है। तो क्या होगा, पानी जो है वो सेल से बाहर आएगा, पानी कहाँ आएगा, सेल से बाहर आएगा, और सेल का स्ट्रक्चर श्रिंक हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऐसी ऐसी कंडीशन को आप एक्सोऑस्मोसिस बोलोगे। एक्सोऑस्मोसिस जिसमें सेल से बाहर आ जाता है पानी, पानी सेल से, वाटर सेल से बाहर आ जाता है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है। और सेल जो है वो आगे जाके ऐसा श्रिंक हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे क्या बोलोगे, एंडोऑस्मोसिस। यहाँ पे आप बोलोगे कि पानी, वाटर इज मूविंग इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड सेल, है ना। फिर आप क्या बोलोगे, जब पानी सेल के अंदर आता है, मतलब यहाँ पे सेल जो है वो रेड कलर में, रेड कलर यानी हाइपरटोनिक, ठीक है, और ब्लू कलर यानी मीडियम जो है वो हाइपोटोनिक। हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर हाइपो टू हाइपर होता है, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाएगा, है ना। तो सेल का साइज क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आप बोलोगे सेल का साइज इंक्रीज होगा। सेल का साइज इंक्रीज होगा मतलब एक तरीके से टर्गर प्रेशर लगेगा। टर्गर प्रेशर क्या होता है, आप बोलोगे कि एक तरीके से एक प्रेशर लगता है सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। द इंक्रीजेस टर्गर प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल होता है, सेल की वॉल पे एक प्रेशर, मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगता है, मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगता है, उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। बट अगर हम बात प्लांट सेल की करते हैं, तो प्लांट सेल में आप देखते हैं सेल वॉल होती है ना, सेल का शेप बढ़ने नहीं देती सेल वॉल। सेल वॉल सेल का शेप नहीं बढ़ने देती, वो वैसी की वैसी रहती है, सेल वॉल शेप नहीं बढ़ने देती। तो सेल वॉल क्या करती है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाती है अपोजिट में। तो आप क्या बोलोगे, जैसे न्यूटन का लॉ है, किसी चीज को एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे भी। जितना ज्यादा टर्गर, जितना ज्यादा पानी सेल के अंदर आएगा उतना ज्यादा टर्गर प्रेशर लगेगा, जितना टर्गर प्रेशर ज्यादा लगेगा उतना सेल वॉल प्रेशर जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी ताकि सेल फैले ना, ठीक है। तो उसको वॉल प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल। सेल वॉल इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, बस दोनों प्रेशर सेम है, बस यहाँ पे इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। एक जो है वो बाहर की डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, तो दूसरा अंदर की डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है।
तो आप क्या बोलोगे, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। ठीक है, बस ये ऑपरेट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दे आर ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने बेसिकली इस पूरे वीडियो में क्या समझा, हमने ये समझा कि भाई ऑस्मोसिस एक वाटर का मूवमेंट होता है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कभी भी पानी की मूवमेंट को एनर्जी नहीं लगती। नेक्स्ट, वाटर जो रूट हेयर में मूव करता है वो भी ऑस्मोसिस से करता है। बस यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमेशा पानी हाइपो टू हाइपर होता है या वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। तो आप देखोगे आजू बाजू के जो राइजोस्फीयर है उसमें पानी जो है वो वीक सॉल्यूशन में होगा, और आप देखते हो रूट सेल के अंदर जो है वो पानी जो है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपका जो वाटर मूव करेगा वो वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग यानी हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मूव करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा है और सोल्यूट कम है, वो सॉल्वेंट ज्यादा है सोल्यूट कम है, तो वो हाइपोटोनिक। जिसमें सॉल्वेंट सोल्यूट सेम मॉडरेट क्वांटिटी में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही अंदर बाहर, तो वो आपका आइसोटोनिक। और जहां पे बहुत ज्यादा आप बोलोगे सोल्यूट है और बहुत कम पानी है, वो हाइपरटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट आपने मूवमेंट की बात की, एक्सो ऑस्मोसिस की अगर आप बात करते हैं तो एक्सो ऑस्मोसिस में हम क्या समझते हैं कि पानी मूव कर रहा है आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर मूव कर रहा है, मतलब सेल के बाहर कंडीशन हाइपरटोनिक है, सेल के अंदर हाइपोटोनिक, हाइपो टू हाइपरटोनिक। ठीक है, फिर आप बोल रहे हो एंडो ऑस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर जो है वो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सेल के अंदर है, और बाहर हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक यानी बाहर से, हाइपरटोनिक यानी अंदर हो रही है। ठीक है, फिर इसके वजह से अंदर एक प्रेशर लग रहा है जिसको आप टर्गर प्रेशर बोल रहे हो, उसी को काउंटर कर रहा है, काउंटर यानी अपोज कर रहा है वॉल प्रेशर। तो जितना टर्गर प्रेशर उतना वॉल प्रेशर, बस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे आप बोलोगे टर्गर प्रेशर का क्या होगा, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर नेगेटिव में चले जाता है ना, सेल जो है वो उसका पानी निकल जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिकुड़ जाएगी। तो आप बोलोगे टर्गर प्रेशर यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस में टर्गर प्रेशर जो है वो नेगेटिव होता है, और एंडो ऑस्मोसिस में टर्गर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है दैट इज ऑस्मोसिस, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को एक और तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है, एक और फॉर्मूला डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का देखना है। तो आइए, अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस हो रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे एक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे क्या डेवलप होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, और इस प्रेशर की वजह से फिर ऑस्मोसिस होना रुक जाता है। तो ये जो प्रेशर डेवलप होता है इसी को आप ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो, जिससे आगे ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेशर होता है सॉल्यूशन का जिसके वजह से आगे ये एंट्री ऑफ वाटर को स्टॉप कर देता है इनटू सेल। मान लो आपके पास ये जो बीकर है इसमें आपके पास ये प्योर वाटर है और इधर वाला ये जो पानी है ये सेल है, सेल के अंदर ये सॉल्यूट है रेड कलर के, है ना। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप बोलोगे वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, है ना, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मूव करेगा सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब वाटर मूव कर रहा होगा तो धीरे धीरे वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होगा, उस प्रेशर के कारण अब ऑस्मोसिस होना रुक जाएगा, तो उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये प्रेशर होता है सॉल्यूशन का जो कि रिक्वायर होता है टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। ठीक है ना, अगर हम ये प्रेशर पहले ही दे देते स्टार्टिंग में, अब हम बोल रहे हैं इधर प्योर वाटर है, इधर सॉल्यूशन है, ठीक है, इधर सेल है, ठीक है, सेल है, तो या फिर ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, अगर ये प्रेशर हम पहले ही दे देते बाहर से, अगर ये एक मीडियम है, सेल नहीं है, ये मीडियम है, मान लो मीडियम में आपने ये प्रेशर बाहर से पहले ही दे दिया पिचकारी से, या पिचकारी में होता है ना ऐसा पिस्टन होता है, पिस्टन, तो आपने पिस्टन से ऐसा प्रेशर दे दिया है। ठीक है, एक प्रेशर दे दिया तो आपका ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर पहले ही दे दिया। ठीक है, तो जब आप प्रेशर पहले ही दे दोगे तो वो मूवमेंट ही नहीं होगा। तो वट एवर द एक्सटर्नल प्रेशर यू गिव, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर आप दे रहे हो टू स्टॉप ऑस्मोसिस, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एनी एक्सटर्नल प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, है ना। सेल के अंदर क्या होगा, ये आपका सेल है, पानी अंदर मूव करने वाला है, बट सेल ने अंदर से ही कोई एक प्रेशर दे दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे अंदर से प्रेशर आ जाने की वजह से ये पानी अंदर मूव ही नहीं करेगा, तो सेल का उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो देने से ऑस्मोसिस नहीं होता। ठीक है, द प्रेशर बाय विच ऑस्मोसिस इज नॉट ऑकर और द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट ऑकर। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे, इसका ये फॉर्मूला देख लो, आप क्या समझते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से। अब आप देखो यहाँ पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में मूव कर रहा है,
ठीक है, मतलब पानी कहाँ से मूव कर रहा है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर मूव करने वाला है पानी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें इधर देना पड़ेगा, है ना, पानी इधर मूव करने वाला है, तो अगर हम इधर से ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे तभी ऑस्मोसिस रुकेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर में थोड़ी पानी आने वाला है, पानी हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक नहीं आने वाला ना, पानी ऐसी डायरेक्शन में नहीं आने वाला, पानी ऐसी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो डायरेक्शन कौन सा, जहां सोल्यूट है, तो जितना सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना चांस होगा ऑस्मोसिस का ज्यादा, और जितना ऑस्मोसिस का चांस होगा उतना उसे रोकने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। एक बार ध्यान से सुनो, जितना यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा उतना चांस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर यहाँ पे जाएगा, यानी हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ये ज्यादा चांस है, ठीक है। जितना सोल्यूट ज्यादा होगा, जितना यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उतना पानी की मूवमेंट ज्यादा, पानी की मूवमेंट ज्यादा, तो उसको रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, तो हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जितना सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, और उतना ही ज्यादा डीपीडी, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, उतना ही ज्यादा उसका डिक्रीज होगा वॉल्यूम, डिक्रीज होगा क्या, डिफ्यूजन प्रेशर, आपने पढ़ा था, ठीक है। जैसा प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, जैसे जितना आप सोल्यूट ऐड करते हो उतना डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो एक तरीके से डिक्रीज होता है, डेफिसिट होता है, ठीक है। तो आपने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपीडी, ठीक है। तो डीपीडी का एक फॉर्मूला दिया है इसी के बेसिस पे, तो आप क्या बोलते हो, डीपीडी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। डीपीडी हमें पता है, ठीक है। डीपीडी क्या होता है, एक तरीके से सेल का थर्स्ट होता है कि वो कितना पानी ले सकता है, ठीक है। फिर आप बोलते हो टर्गर प्रेशर, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पढ़ा, टर्गर प्रेशर लास्ट पढ़ा। टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर के ही इक्वल में होता है, वॉल प्रेशर अपोजिट आता है, टर्गर प्रेशर अपोजिट। टर्गर प्रेशर क्या है, प्रेशर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट कर रही है, और वॉल प्रेशर अपोजिट में सेल वॉल एक्सर्ट कर रहा है। देखो सेल है, ये सेल की वॉल, ये सेल की वॉल इधर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो हम यहाँ पे वॉल प्रेशर भी ले सकते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। अब दो कंडीशन है, एक फ्लैसिड सेल की कंडीशन है, एक टर्जिड सेल की कंडीशन है। फ्लैसिड सेल में क्या हो रहा है, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू 0 है। फ्लैसिड सेल वो होता है जहाँ पे कोई पानी अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं जा रहा, या जा भी रहा है तो नेट मूवमेंट इक्वल है, 0 है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अंदर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, अंदर कोई टर्गर प्रेशर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन पे कोई प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर 0 है। अगर आपने ये प्रेशर 0 ले लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस 0, तो क्या रह गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ही रह गया, तो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैसिड सेल में डीपीडी क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ही होता है, ठीक है। फिर आप बोलोगे टर्जिड सेल में क्या होता है, टर्जिड सेल वो सेल होता है जो फूल गया, फूलेगा कैसे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी गया, पानी गया तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टर्गर प्रेशर होगा, टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो टर्गर प्रेशर हाई होने के कारण आप क्या बोलोगे, टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा है। टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण आप बोलोगे कि ये जो पानी है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है वो लो होता है, याद रखना। जहां पानी ज्यादा होता है उसका डीपीडी लो होता है, और इसका डीपीडी 0 हो गया, टर्जिड सेल का डीपीडी क्या हो जाता है, 0, कि वो और पानी नहीं ले सकता, ठीक है। तो टर्जिड सेल का डीपीडी हमेशा 0 होता है, याद रखना। खासकर प्योर वाटर का भी डीपीडी आप देखते हैं 0 होता है, तो टर्जिड सेल का डीपीडी 0 हो गया, वो और पानी नहीं ले सकता, इसीलिए उसका डीपीडी 0 है, ठीक है, डीपीडी 0 है, ठीक है। अब वो पानी दे सकता है, आगे वो पानी बाहर भेज सकता है, लेकिन वो ले नहीं सकता। तो जब डीपीडी 0 हो गया तो आपका टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना टर्गर प्रेशर उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया। तो यहाँ पे ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, इसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, टर्गर प्रेशर पढ़ा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का एक और नया फॉर्मूला पढ़ा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और खासकर चैनल को सब्सक्राइब